हेलो फ्रेंड, मुश्किल से आपके पास 40 दिन का वक्त है। हमको पता है आप पूरे साल पढ़े नहीं। आपके गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, इंस्टा और गेम आपको पढ़ने नहीं दिया। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब बचे 40 दिन को आप जितना बेहतर दीजिएगा उतना ही आपका एग्जाम बेहतर होगा। आपको लगता है हिस्ट्री कठिन है, लेकिन नहीं। हमने एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया है जिससे हिस्ट्री पढ़ना, समझना और याद करना बहुत आसान हो जाता है, जिसमें हम आपको फोटो एनिमेशन के साथ समझाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच बीच में हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते रहते हैं, यानी कि VVI क्वेश्चन बताते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। आज का चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। आपको पता होगा यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र के विकास के प्रति भावना जगना। तो यह 1789 में फ्रांस से स्टार्ट होता है। इस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था, जो ईसाई धर्म से था और बुर्बो राजवंश का था। राजवंश का मतलब कुल या खानदान, धर्म का मतलब जाति। लुई 16वां एक क्रूर राजा था। वह निरंकुशवादी राजा भी था। निरंकुशवादी का मतलब शासन तो करेंगे मगर जनता की भलाई नहीं करेंगे। उसने सामंती व्यवस्था को लागू किया था। सामंती व्यवस्था का मतलब किसान से ज्यादा जमींदारों और सामंतों के पास अधिकार था। फ्रांस में सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं था। मुख्यतः 4 प्रकार के लोग रहते थे: पादरी, कुलीन, मध्य वर्ग और सर्वहारा वर्ग। लेकिन मध्य वर्ग और सर्वहारा वर्ग के पास कोई छूट नहीं था। मध्य वर्ग के लोग छोटे व्यापार और नौकरियों पर आधारित रहते थे। सर्वहारा वर्ग का मतलब ही है सभी जगह से हारा हुआ वर्ग, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल थे, जिनके पास धन का अभाव था। स्थिति दयनीय थी। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क भी लगा दिया था, यानी कि आपको फ्रांस के अंदर कहीं भी जाना होता तो आपको पैसा देना पड़ता था। नाप तौल की प्रणाली भी अलग अलग था। इसका मतलब 1 केजी 100 ग्राम के बराबर यहाँ है तो किसी जगह 1 केजी 800 ग्राम के बराबर हो सकता है, 700 ग्राम के बराबर भी हो सकता है और 1100 ग्राम के भी बराबर हो सकता है। अंततः 1793 में लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाकर मार दिया गया। गिलोटीन एक प्रकार का यंत्र है जिसमें इंसान को रखकर सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब आता है फ्रांस का नया राजा नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट है। 1789 के टाइम फ्रांस के क्रांति के समय वह फ्रांस का सेनापति था। 1789 के टाइम राजनीति में प्रवेश किया। 18 मई 1804 को राजा बनने के कुछ समय बाद नेपोलियन ने एक अपना नया कानून बनाया, जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। नेपोलियन के द्वारा किए गए काम विशेष अधिकार को समाप्त किया, यानी कि पादरी, कुलीन, मध्य वर्ग, सर्वहारा वर्ग अब सभी बराबर है। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, यानी कि कोई सामंत नहीं होगा, यानी कि कर आपको अब कम देना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया। जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक यानी कि रूमानीवाद को चलाया। संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया। न्यूज़पेपर को आसानी से वितरित किया जाना चाहिए। आयात निर्यात शुल्क को सस्ता और सुगम बनाया, यानी कि आप फ्रांस में कहीं भी आसानी से जा सकते हैं और आपका किराया भी कम होगा। अब आते हैं वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ था। एक तरफ फ्रांस, दूसरी तरफ रूस, प्रसा यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और हंगरी था। जाहिर सी बात है नेपोलियन हार जाएगा। नेपोलियन हारा, उसको सेंट हेलेना नामक द्वीप पर रखा गया। 1821 ईस्वी में 52 वर्ष की आयु में नेपोलियन की मृत्यु होती है। अब हम बात करेंगे वियना संधि की। वियना संधि से पहले हम उदारवादी, राष्ट्रवादी और जलवेराइन को समाप्त करते हैं। उदारवादी राष्ट्रवादी एक प्रकार का गठन है जो कि आर्थिक समानता पर बल देना चाहते थे, गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते थे। का मुख्य सिद्धांत था समांती पादरी चर्च के खिलाफ होते थे, निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल देते थे। जलवेराइन एक प्रकार का व्यापारिक संगठन है जिसका गठन 1834 में देश प्रसा व्यापारिक गठन था। यह आर्थिक समानता पर बल देता था। अब हम बात करेंगे वियना संधि। वियना संधि 1815 में, जिसका अध्यक्ष मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी कि सम्राट
वियना संधि का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा किए गए बदलाव के कार्य को समाप्त करना, यानी कि 1789 से लेकर 1815 के बीच नेपोलियन ने जो बदलाव का कार्य किया उसको समाप्त करना। जनता की भलाई करने वाला कोई आदमी सम्राट न बनना चाहिए। यूरोप भर में कोई बदलाव का कार्य न हो। वियना सम्मेलन का उपलब्धि, नेपोलियन के द्वारा सभी जीते गए क्षेत्र को वापस किया गया। इटली को 300 छोटे राज्यों में विभाजित किया। फ्रांस को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। फ्रांस पर भारी जुर्माना लगा दिया गया। जर्मनी को भी कई भागों में विभाजित कर दिया गया। पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दी गई और लुई 18वां को सम्राट बना दिया गया। 9 साल तक लुई 18वां शासन किया, यानी कि 1815 से लेकर 1824 तक लुई 18वां शासन किया। उसके बाद 1824 में उसकी पेरिस में मृत्यु हो जाती है। 1830 के क्रांति को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूं, तो क्वेश्चन इस प्रकार है। आशा है कि आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। दिल से बुरा लगता है वीडियो देखने के बाद कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। साथ में लाइक कर दो। नया चैनल है, हो सकता है फिर सर्च करने पर आपको मिले या ना मिले, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।